Now we continue our lecture by other characteristics of living beings. The next characteristic is metabolism. जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में सम टोटल होता है किस चीज़ का? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म का। तो अब यहाँ पे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या हो जाएगी? कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस एंड एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। वो सारी रिएक्शंस जिनमें कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, ठीक है, और जहाँ पे एनर्जी का यूज हो रहा है, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम एनर्जी का यूज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ एनाबॉलिक रिएक्शन। And catabolism, that is destructive reaction, and in these types of reactions energy is formed। तो वो रिएक्शंस जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और हायर मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रक्ट होकर काय में किसका फॉर्मेशन करते हैं? सिंपलर मॉलिक्यूल्स का, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्प्लिट होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो लिविंग बींग्स रहेंगे उनमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही प्रोसेसेस रहेंगी, जिसका सम टोटल कहलाता है मेटाबॉलिज्म। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। चलिए इसको बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो काय के बने हुए हैं? केमिकल्स के। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस एट्सेट्रा। तो ये जो केमिकल्स रहेंगे वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्लासेस से, इनके साइज अलग होंगे, सबके फंक्शन अलग अलग होंगे। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं और अपने फॉर्म को कई बार चेंज करते हैं और चेंज करके क्या करते हैं? अदर बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये जो कन्वर्जन्स है ये क्या कहलाएंगे? उनके केमिकल रिएक्शंस, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनमें thousands of metabolic reactions simultaneously चलती रहती हैं। दे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अब चाहे फिर वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो यूनिसेल्युलर हो या फिर क्या हो, वो मल्टीसेल्युलर। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सारे के सारे लिविंग बींग्स, चाहे अब फिर वो प्लांट हो या फिर वो क्या हो, एनिमल हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, फंगस हो, इन सब में क्या प्रेजेंट रहेगी? कौन सी प्रोसेस प्रेजेंट रहेगी? मेटाबॉलिज्म की। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी एंड इन सेल फ्री सिस्टम। और हम क्या कर सकते हैं? इसका अगर डेमोन्स्ट्रेशन लेना चाहें तो हम एक आर्टिफिशियल मीडियम क्रिएट करके, सेल फ्री सिस्टम क्रिएट करके वहाँ पे हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस का डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं। An isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। तो जो एक रिएक्शन हो रही है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो हम कहाँ परफॉर्म करवा रहे हैं? किसी टेस्ट ट्यूब में, उसको ना हम लिविंग में काउंट करेंगे ना ही नॉन लिविंग में। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms, without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions। अब क्या है? मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। किसका डिफाइनिंग फीचर है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। बट जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही इन विट्रो मीडियम मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में, ये जो रहेंगी ये एक स्पेस लिविंग थिंग्स में नहीं है बट ये लिविंग रिएक्शंस कहलाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ क्या बोल रहा है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो
तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या फिर स्पेसिफिकली मल्टी सेल्युलर में, उनमें एक वेल डिफाइंड सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेल होती हैं, पहले तो डिफरेंट टाइप के एटम्स वगैरह और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे मिलकर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सेल्स सेम टाइप की सेल्स मिलकर टिश्यूज़ फॉर्म करेंगी, टिश्यूज़ से क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स से क्या फॉर्म होगा, ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, इन लिविंग बींग्स की बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms in this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. तो जो एक मोस्ट कॉमन और टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है, अपने जो आसपास के जो भी कंपोनेंट है उनको क्या करना है, सेंस करना है। उनको क्या कर सकते हैं, वो सेंस कर सकते हैं अपने डिफरेंट टाइप के स्टिम्यूल्स के थ्रू। अब वो स्टिम्यूल्स फिजिकल स्टिम्यूलाई भी हो सकते हैं, केमिकल भी और बायोलॉजिकल भी। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हम किन के थ्रू सेंस करते हैं हमारे और इन्वायरमेंट को, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे, 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे, आईज, नोज, हमारे ईयर्स, टंग एंड स्किन। Plants respond to external factors like light, water, temperature, other organism, pollutants, etc. तो और प्लांट्स कैसे करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर और अदर पोल्यूटेंट्स को के थ्रू क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। तो चाहे हम एक बिल्कुल सिंपलर जो प्रोकैरियोट होते हैं उनसे लेकर हम कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक का अगर हम करेंगे तो उनमें क्या होता है, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होती है। फोटो पीरियड affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals। जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड मतलब जो लाइट का कितने टाइम तक लाइट उस पर्टिकुलर एरिया पे आ रही है वो कहलाएगा उसका फोटो पीरियड। तो फोटो पीरियड किस चीज़ को अफेक्ट करता है, रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। किन के रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा फोटो पीरियड, जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर किसी सीजन में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। अब वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कोई अगर एक्सटर्नल सब्सटेंस या केमिकल एंटर कर रहा है तो उससे हैंडल कर सकते हैं ईजी वे में। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के सराउंडिंग के लिए क्या रहता है, वो बिल्कुल अवेयरनेस रहता है। ह्यूमन बीइंग्स is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness। और स्पेशली जिसमें हम किसको सबसे ज़्यादा अवेयरनेस किन में होती है, ह्यूमन बीइंग्स में होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state। अब वो जैसी चीज़ें कहाँ तक आ जाएंगी, ह्यूमन बींग्स तक आ जाएंगी, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा किस चीज़ को, लिविंग स्टेट को डिफाइन करना। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। अब हम जनरली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कोई पर्सन है जो कोमा में चला गया है, तो वो हॉस्पिटल में किसके सपोर्ट की वजह से उसका लाइफ सर्वाइवलशिप उसका पॉसिबल है, जो मशीन्स उसकी बॉडी से रिलेट की हैं, जो उसमें उसके हार्ट और लंग्स को वर्क करने में हेल्प कर रहा है। द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड। अब उसका ब्रेन क्या है, ब्रेन डेड है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब उस पेशेंट में सेल्फ कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं है। Are such patients who never come back to normal life, living or non-living? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि वो जो इंडिविजुअली जो कोमा में है वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकता है कि नहीं आ सकता। वहाँ कंडीशनल होती है, वो आ भी सकता है अपनी नॉर्मल लाइफ वापस और नहीं भी आ सकता। तो अब हम उसको क्या कहेंगे, अब हम उसको कैसे कहेंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है।
In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. अब जब हम और आगे स्टडीज़ करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जितने भी लिविंग फिनोमेना है वो किसके वजह से हैं, इंटरेक्शंस, जो स्पेसिफिक टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं उसकी वजह से. प्रॉपर्टीज ऑफ tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among द कॉन्स्टिट्यूंट सेल्स. तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं टिश्यूज़ में वो किसी स्पेसिफिक सेल की वजह से नहीं आता बल्कि उनके अंदर होने वाले इंटरेक्शन की वजह से आता है. सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ऑर्गेनेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग ऑफ ऑर्गेनेल. सेम एज जो किसी भी ऑर्गेनेल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो उस ऑर्गेनेल में प्रेजेंट मॉलिक्यूलर जो कॉन्स्टिट्यूंट है उसकी वजह से नहीं आएगा बल्कि उन कॉन्स्टिट्यूंट्स में जो इंटरेक्शन हो रहा है उस वजह से आएगा. These interactions result in emergent properties at a higher level of organization. और ये जो interactions रहेंगे इनमें क्या होता है, एक higher level of organization होता है. This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. तो ये जो फिनोमेना रहेगा जब हम इसके हायरार्चिकल मॉडल पढ़ते हैं वहाँ पे इस हर एक लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वहाँ पे अपन को क्लियरिफाई होती है. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं और इनमें एबिलिटी होती एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या करने की, फील करने की. बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोलॉजी क्या है एक्चुअल में, अर्थ पर जो लाइफ की सर्वाइवलशिप है उसकी पूरी स्टोरी को डिफाइन करना है. बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. बायोलॉजी क्या है एक्चुअल में, ये एक किस चीज़ का है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कैसे हो, कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसकी पूरी डिटेल स्टडी है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट है, पास्ट में प्रेजेंट थे और आने वाले फ्यूचर में रहेंगे, वो सब एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं. कैसे इंटर रिलेट करते हैं, क्योंकि वो एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं. बस उसमें डिफरेंस किस चीज़ का होता है कि वो वेरिंग डिग्री, मतलब अलग अलग अमाउंट में क्या होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल का की शेयरिंग होती है.